धन्यवाद आदरणीय विजय नारायण भाई जी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार कार्यक्रम के तहत आज बहुत ही इस ऐतिहासिक गुरुद्वार के केंद्र बिंदु झंडा चौक में आयोजित इस प्रचार सभा में हमारे सभा की सम्मानित हमारी वयोवृद्ध कांग्रेसी और इस सभा की अध्यक्षता कर रही बहुत ही आदरणीय श्रीमती सीता गुप्ता जी, मंचासीन आप सबके चहेते हमारे बहुत ही सम्मानित नेता और जितने भी वर्ष में इस गुरुद्वार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उनके किए गए कामों पर आपके भविष्य की भी आशा जो बन के यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही आदरणीय बड़े भाई सम्मानित श्री पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, मंचासीन हमारी बहुत ही सम्मानित गुरुद्वार नगर निगम की आदरणीय मेयर बहन हेमलता नेगी जी, मंचासीन जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री विनोद जबराल जी, सम्मानित महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल जी, महिला जिलाध्यक्ष बहन रश्मि पटवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित प्रवीण रावत जी, यहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहन गीता नेगी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाई विजय नारायण सिंह जी, पूर्व महिला अध्यक्ष आदरणीय बहन सुनीता बिष्ट जी, आदरणीय बहन कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष बहन रंजना रावत जी, नगर अध्यक्ष बहन सुधा असवाल जी, सम्मानित सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई पूर्व सैनिक श्री धीरेन्द्र सिंह बिष्ट जी, प्रदेश सचिव बहन गीता सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस चंद्रमोहन खरपाल जी, पूर्व सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रीमती मीना बचवान जी, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कोटद्वार विजय रावत जी, सेवा दल के जिलाध्यक्ष भाई महावीर सिंह रावत जी, नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और साथ में ब्लॉक अध्यक्ष महिला और मंच पर हमारे बहुत ही सम्मानित सभी नेतागण, माननीय आदरणीय पार्षदगण और साथ में सम्मानित यहाँ पर भाई जसवीर राणा जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता है और प्रवेश रावत जी, अजीत राज सिंह जी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भाई श्री राजा अविरल पंत जी, प्रदेश सचिव अनिल चौधरी जी, मनोज रावत जी, गौरव भौंडियाल जी, मनदीप सिंह जी, शिवम भूषण जी, प्रदीप नेगी जी, गौरव सिंह जी, जावेद जी, सुनील सिंह जी और उपस्थित हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, उनके साथ उनकी कार्यकारिणी और उपस्थित कोटद्वार की महान जनता, मेरी माताओं बहनों युवा साथियों, आप सबको गणेश कोटियाल का सख्त प्रणाम। मैं स्वयं को इस रूप में धन्य समझता हूं कि मुझ पर आदरणीय मेरे बड़े भाई नेगी जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि उनकी प्रेरणा से आप इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मुझे सुनने आए। मैं आप सबको और आदरणीय नेगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और जीवन में आपसे वादा करता हूँ कि ये जो प्रेम आप मुझे दे रहे हैं, इस प्रेम के एवज में अगर मुझे कभी अपना खून भी देना पड़ा तो जीवन भर गणेश कोटियाल उस बात के लिए तैयार है। मेरे आदरणीय साथियों, चुनाव का समय है और चुनाव के समय सभी लोग अपनी अपनी बात करने के लिए यहाँ आते हैं। मुझ पर यहाँ जब मैं बैठा था तो तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई गढ़वाली में बोलना और कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर आधे लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं। तो मैंने कहा क्या करूं, बोले कुछ हिंदी और कुछ गढ़वाली। तो मैंने कहा कि मैं दाल जो है हिंदी में बनाऊंगा और छौंका गढ़वाली में लगाऊंगा और वो भी छौंका राठी घी का छौंका लगाऊंगा और इससे ऐसा होगा कि हिंदी की दाल, गढ़वाली का छौंका, तो दाल और जायकेदार हो जाएगी।
तो मेरे प्यारे भाइयों, आज चुनाव का मौसम, मैं आज बहुत ही 14 अप्रैल का दिन है और हमारे बहुत ही एक देवतुल्य, एक ऐसे महान नेता की आज पुण्यतिथि है जिनको भारत का संविधान बनाने का श्रेय मिला, और वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज भारत राष्ट्र, हमारा देश जिस संविधान से चलता है, उसकी रचना करने वाले शिल्पकार अंबेडकर जी को इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, और जब ये संविधान हम सब लोगों ने अंगीकृत किया, उस समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस देश में कभी ऐसी भी सरकार आएगी जो इस संविधान के उन प्रावधानों को बदलने का मन में ख्याल रखती है जो गरीब आदमी के हित में। लेकिन आज ये स्थिति सत्य है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस बात पर अमारा है कि जो प्रावधान गरीबों के हितों की रक्षा करते हैं, उन प्रावधानों को बदलने की नीयत ये केंद्र की सरकार रखती है। मेरे प्यारे साथियों, संविधान में हमें यह हक है कि अगर आप सत्ता के साथ सहमत नहीं है, सत्ता के नीतियों से सहमत नहीं है, सत्ता के क्रियाकलापों से सहमत नहीं है, तो संविधान हमें यह हक देता है कि हम जहां जहां जिस स्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है, हम सत्ता का विरोध करें। हमें यह हक देता है संविधान कि 5 साल में चुनाव आएंगे, और यदि ये सरकार आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी है, तो इस सरकार को ऊपर से नीचे उतारने का भी आप लोगों को अधिकार है, आप लोगों से प्रस्ताव कर रहे हैं। और ऐसे में आज इस चुनाव की बेला पर हम सब लोग ये जानते हैं कि पुनः ये 5 साल के बाद ये जो अधिकार है हम लोगों के हाथ में आया है। मैं आज चूंकि चुनाव लड़ने की स्थिति में हूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में हूं कि मैं 2 बार आप लोगों के आशीर्वाद से और उस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक रहा, और मैं कुछ समय के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक कैंडिडेट पहले से थे, और हम सब लोग इस आशय के साथ उनका सहयोग कर रहे थे कि वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में डर की हार की डर से जिस प्रकार से सभी कांग्रेस के नेताओं को किसी को डराकर और किसी को ललचाकर अपने साथ समाहित कर रही है, ऐसे में हमारे जो कैंडिडेट थे वो भी उन्होंने पर फाल मार दी, और जब वो पर फाल मार दी ना, तो मैंने नेगी जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैंने आदरणीय हमारे बड़े भाई को कहा कि नेगी जी, हम हम सब लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। नेगी जी ने मुझे कहा कि गुलाम, मैं समझता हूं कि इस परिदृश्य में आप चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मैंने कहा कैसे? नेगी जी ने कहा कि आप एक तो श्रीनगर के विधायक रहे, श्रीनगर का इलाका पूरे लोकसभा के इलाके में पूरे सेंटर में है श्रीनगर। वहां से रुद्रप्रयाग बॉर्डर पे है, वहां से कर्णप्रयाग बॉर्डर पे है, वहां से इस तरफ जो है पूरब की तरफ धुमाकोट बॉर्डर पे है, चौबट्टा खास बॉर्डर पे है, इस तरफ देवप्रयाग बॉर्डर पे है। तो तमाम जो विधानसभाएं हैं, अधिकांश विधानसभाएं वो सब लगी हुई है। तो ये ठीक है कि आप चुनाव लड़ो और हम आपको आशीर्वाद देंगे, और निरंतर उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और इसलिए मैंने इस बात को स्वीकार किया। हाईकमान ने भी कहा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसको स्वीकार किया। मैं अस्वीकार इसलिए भी कर रहा था, आदरणीय बड़े भाई साक्ष्य के सामने, आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला कर सकूं। मैं 2 बार चुनाव हारा, उसके बाद जो अपने निजी पारिवारिक दायित्व होते हैं
उन दायित्वों का निर्वहन इसी 5 साल के अंतर्गत किया। 3 बच्चों की शादी की और इससे मैं इस स्थिति में नहीं था कि चुनाव लड़ूं, लेकिन सबने कहा कि नहीं आपको लड़ना ही है। तो मैंने भी सोचा कि इस धर्म युद्ध में अगर मैं किनारे बैठा रहूंगा तो आगे आने वाले समय में जब पीछे का इतिहास लिखा जाएगा तो ये माना जाएगा कि गणेश पोद्दार की डरपोक निकला और इस तानाशाही सत्ता के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। और अंत मैंने अपने ईमान को साक्षी मानकर, मैंने अपने परमेश्वर को साक्षी मानकर सहर्ष इसके लिए हामी वर्दी क्या मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जब चुनाव नहीं लड़ रहा था तब तक तो मेरे पर इनकम टैक्स की कोई नोटिस नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने चुनाव लड़ने के लिए हाँ बोला तो मुझे 7-8 साल पहले के डेटों के रिकॉर्ड के लिए धड़ाधड़ इनकम टैक्स के नोटिस आने लगे। इनकम टैक्स के लोग मेरे ऑफिस में गए, मेरे ऑफिस वालों को डराया, मेरे घर वालों को डराया और मुझे फोन आया कि साहब यहाँ रोज सुबह से शाम तक तमाम डिपार्टमेंटों के लोग डराने में लगे हुए हैं। हमारे घर से फोन आए, ऑफिस से फोन आए। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने नोटिस की कॉपियां भेजी। मैं समझ गया, पर एक बात है, डरेगा वो व्यक्ति जिसने कुछ गलत कर रखा है, और जिसने कुछ भी गलत नहीं कर रखा है उसको डरने की क्या जरूरत है। जब मैं इनसे नहीं डरा तो उसके बाद मुझे ललचाने की कोशिश हुई और मैं सार्वजनिक मंच से उस बात को नहीं कह सकता जो लालच ये इन्होंने दिया। इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे हम उम्र साथियों ने बाबा भारती और उसका घोड़ा कहानी पढ़ी होगी जब हम कक्षा 8 में थे, और उसमें यह कहा गया कि बाबा भारती के पास एक सुंदर घोड़ा था, उमदा घोड़ा था, और खड़क सिंह डाकू की नजर उस घोड़े पे थी, और खड़क सिंह डाकू ने अपाहिज बनकर एक दिन बाबा भारती से वो घोड़ा छीन लिया। अपाहिज बनकर सड़क के किनारे भीख मांगने लगा वो डाकू, और बाबा भारती जब अपने घोड़े पे आ रहा था तो खड़क सिंह ने ये कहा कि भाई मैं अपाहिज हूं, थोड़ी देर के लिए आगे तक मुझे इस घोड़े पे ले चलो। और बाबा भारती ने उनको ऊपर सीट के पीछे से बिठा दिया। जब थोड़ी दूर तक आगे तक वो घोड़ा चला तो डाकू ने बाबा भारती को नीचे पटक दिया, घोड़े की लगाम हाथ में ली और अट्टहास करते हुए कहा कि बाबा भारती तुम्हें पता नहीं था कि मैं डाकू खड़क सिंह हूं और मैंने घोड़ा छीन लिया है। बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह रुक गया, घोड़ा तेरा ही है, लेकिन मेरी एक बात सुन के जा। और खड़क सिंह लौट के आया, बोला देख घोड़ा तो तुमने ले लिया, लेकिन दुनिया के सामने ये मत कहना कभी कि तुमने अपाहिज बनकर ये घोड़ा मुझसे छीना है। अगर तुम ये कहोगे तो दुनिया का अपाहिजों से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए कि राजनीति से आम जनता का विश्वास न उठे, इनके लालच को मैं सार्वजनिक नहीं करता। इन्होंने इतना बड़ा लालच दिया, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में वो दौलत नहीं है जो गणेश पोद्दार को खरीद सके। हमने बहुत गरीबी से दिन काटे। लोग कहते हैं कि हम जमीन से उठे। आपका ये भाई, आपका ये बेटा जमीन के नीचे से उठा हुआ है। अभी मेरी कुछ बहनें, हमारे गांव के नजदीक की कुछ बहनें यहाँ पर मुझे मिली, अभी मुझे फूल चढ़ा के नीचे चली गई। मेरी हकीकत को जानती हैं। एक बहन मुझे मिली, इनके पिताजी की दुकान थी चिबलघाट में, पक्के न दीदी हाथ बढ़ तू मुझे चिबलघाट कहा नथी सिंह इनके पिताजी का नाम, इनकी दुकान थी चिबलघाट में राशन की। और सन 75 की बात बता रहा हूं। मेरे गांव से 13 किलोमीटर की दूर पर वो दुकान है और 5 पैसा सस्ता मिलता था। और मैं बहुत छोटा भी था, कमजोर भी था, मैं 5 किलो उठा सकता था। उस 5 किलो को उठाने के लिए 5 पैसे सस्ते के चक्कर में, 25 पैसे के चक्कर में उनकी दुकान से राशन लेके जाता था 13 किलोमीटर। हम जमीन के नीचे से उठे हुए हैं, हम दौलत से बिकने वाले लोग नहीं हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक मार से मरते हैं और एक प्यार से मरते हैं। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की मार से हम मरने वाले नहीं हैं। हम मार से मरने वाले में नहीं हैं और प्यार उनके खजाने में प्यार है नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसलिए कहा कि ये नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जो संविधान ने हमें हक दिया है कि जो लोग सत्ता से लाइक्तफाकी रखें, जो लोग सत्ता से ये समझे ये सत्ता उन्हें ठग रही है और ये ठग कर हम पर राज कर रहे हैं,
उन सब लोगों को सत्ता का विरोध करना चाहिए। और ये गणेश गोदियाल इसलिए सत्ता के सामने चुनाव लड़ रहा है कि मैं ये समझता हूं कि हमारी आवाम को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को निरंतर 10 साल से ठगा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये जो 10 साल से ठगने की प्रक्रिया है, इस पर कहीं तो विराम लगाना होगा। और ये कोई ये न समझे कि मैं सत्ता का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं। कोई ये न समझे कि मैं सत्ता का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। कांग्रेस का प्रत्याशी होने से पहले, कांग्रेस का सदस्य होने से पहले मैं भारत का एक सच्चा नागरिक अपने को समझता हूं। मैं स्वयं को पहले उत्तराखंड का सच्चा नागरिक समझता हूं और मैं गढ़वाल का सच्चा नागरिक समझता हूं। इसलिए मैं इस गढ़वाल के अपने भाइयों के, बहनों के हितों की रक्षा कर सकूं, इसलिए मैं चुनाव में खड़ा हूं। और हमारे साथ अन्याय क्या हुए, मैं उन अन्यायों को गिनाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, कहा गया था 10 साल पहले कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 10 साल के शासन के बाद 50 साल, 75 साल पहले, 60 साल पहले, आज भी 10 साल शासन करने वाले लोग हमारी बेरोजगारी के लिए अतीत की सरकारों को कोस रहे हैं। 10 साल शासन करने वाले अपनी इन सड़कों का हाल नहीं देख रहे हैं। अगर ये पूछे इन सड़कों पर गड्ढे हैं, कल कुमार विश्वास जी ने एक तंज कथा कि भाई इन सड़कों से देख के लगता है कि कोटद्वार में अभी तक विकास नहीं आया। कहा तो ये कहा, अगर ये कहा तो ये सड़कों का विकास जो है आपने खुद ही देखा कि क्या हाल है। और ये कहते क्या है बीजेपी वाले, 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ इनके 10 साल के कार्यकाल में हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जितनी जगह नजर दौड़ा लें, जितनी जगह नजर दौड़ा लें, उतनी हर जगह में अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे कि जो इनके कार्यकाल में बनी है तो तब इनको वोट दीजिएगा। और ये सब चीजें अगर एक कोटद्वार में दिखने वाली सब चीजें कांग्रेस के समय में बनी है, मैं पूछना चाहता हूं ये सड़क कब बनी। मैं पूछना चाहता हूं अगर ये सरकार अच्छी है तो क्यों वहां पर कार्मिकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसके साथ साथ ये बेस हॉस्पिटल कब बना? जब नेगी जी मंत्री थे, सीएम नेगी साहब ने इसको कंबाइंड हॉस्पिटल बनाया था। और जब नेगी जी यहां से जनप्रतिनिधि बने, मंत्री बने, तो उन्होंने उसको बेस हॉस्पिटल बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के समय हुआ क्या? ग्रोथ सेंटर नेगी जी के समय हुआ। ये चिल्लरखाल मोड़, ये लालधाम मोटर मार्ग, नेगी जी उसका जनक है, नेगी जी ने उस काम को किया। मेरा कहने का तात्पर्य है, इस भौतिक रूप में विकास को जो भी आप देख रहे हैं, हर एक चीज कांग्रेस के समय में हुई। लेकिन ये बार बार झूठ बोल के इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ये सब कुछ उन्हीं के समय में हुआ। मेरे प्यारे साथियों, कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। किसके अच्छे दिन आए? आज बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में युवाओं में 80% बेरोजगारी है। 80% बेरोजगारी है। और इस 80% में युवाओं को जिस दिशा में मोड़ा जा रहा है वो भयानक है। मुझे आगे के लिए अनुताप नजर आता है। आपके कोटद्वार की अगर मैं बात करूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये फोन में ये जुआ खेला जाता है। इस फोन में ये जो स्मार्टफोन आए हैं, पिछले 6-7 सालों में इसमें जुआ खेलना शुरू हो गया। ये जुआ खेलने की परमिशन किसने दी? ये जुआ खेलने की परमिशन किसने दी? केंद्र की सरकार ने दी है। और इसका खुलासा इस रूप में हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डों की चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डों की जांच हो, तो उसमें पता चला कि ये जो फोन में जुआ खिलाने वाली कंपनी है, इस कंपनी ने 1380 करोड़ रुपए इनको रिश्वत दी है। 1380 करोड़। तो ये हमारे बच्चों को बर्बाद करें और अपनी राजनीति चमकाएं, उनसे रिश्वत लें। गौमांस का निर्यात करने वाली कंपनी से बीजेपी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर चंदा दिया। ये सरकार नहीं है, ये गुंडों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह। और ये गुंडों का गिरोह मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार से गुंडे किसी का अपहरण करते हैं और अपहरण करने के बाद फिरौती मांगकर उसको छोड़ देते हैं, ये सरकार वही काम कर रही है। जितने ईडी के तहत गिरफ्तार हुए लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में इतने लोगों के रिकॉर्ड हैं जिनको पहले सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार किया और फिर उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर उनको रिहा कर दिया, उनको माफ कर दिया। ये क्या है?
ये क्या है? ये विरोधी नहीं है, ये अपहरण नहीं है, तो क्या है? कांग्रेस में कोई रहे तो भ्रष्टाचारी है, और वही अगर भ्रष्टाचारी बीजेपी में चला जाए तो वो सदाचारी है। कौन सा गंगा जल इन्होंने रखा है कि ये गंगा जल छिड़कते हैं और वो गंगा जल से पवित्र हो जाते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, अंकिता भंडारी का नाम आपने सुना होगा। अंकिता भंडारी हमारी पहाड़ की बेटी थी। गरीब माँ बाप ने बहुत ही मुश्किल से उस बेटी को पढ़ाया। उनकी नजरों में, उनकी आंखों में उस बेटी के सुनहरे जीवन के सपने थे, और उस बेटी को जब पढ़ाया लिखाया, वो रोजगार की तलाश में जब नीचे गई, तो नीचे जाने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदों की नजर उस पर पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के लिए उसकी कुर्बानी दी गई, उस बेटी ने स्वयं अपने एक मैगजीन में लिखा अपने दोस्त को कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो वीआईपी है, उसके लिए मुझे दबाव बनाया जा रहा है, और अंततः गत्ता उसने अपनी जान दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों के सामने वो झुकी रहना, नमन करना चाहता हूं। लेकिन क्या इस लोकतंत्र में इस बात को हम इसी तरह पचा लेंगे? हमारे अगर हम ऐसी बातों से, भारतीय जनता पार्टी की इस दरिंदगी से अगर हमारा खून नहीं खोला, तो ये खून नहीं, ये पानी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गणेश कोटियाल ने शपथ की है, आज मां गंगा में डुबकी लगाकर मैंने अपनी शपथ को और पक्का किया है और मजबूत किया है कि जब तक अंकिता भंडारी की हत्यारों को हम फांसी तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उस तथाकथित वीआईपी को हम वह फांसी तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। 14 साल पहले क्या कहा गया था? हमारे जो बाबा आते हैं, आए थे तो क्या बोले थे 10 साल पहले? मेरी बहनों, बहुत लंबी छोड़ लेको, मेरी बहनों, गैस का सिलेंडर 470 रुपया पहुंच गया है। 470 रुपया पहुंच गया है। आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि आजादी के बाद से 65 साल तक जो गैस का सिलेंडर 470 पहुंचा, आज कितने पे है? कितने पे है? और अब गैस सिलेंडर की बात नहीं करते, अब गैस सिलेंडर की बात नहीं करते। अब परसों आइटम क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग धारी देवी को नहीं मानते हैं। अरे भाई, तुम सिखाओगे? धारी देवी हमारी जब से जन्म लिया तब से हम धारी देवी की पूजा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देवताओं के नाम पे वोट मांगते हो, आप विकास के नाम पे वोट मांगिए। मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर आपके सामर्थ्य है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप रोजगार के नाम पे वोट मांगिए, आप अंकिता भंडारी के नाम पे और वर्ग के वोट मांगिए। मैं चुनौती देता हूं, लेकिन भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। भगवान के नाम पे हमारे दिव्यांग, कई दिव्यांग भाई भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते, सहायता मांगते। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते, भगवान के नाम पे जो मांगा जाता है वो आप सबको पता है। मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता उस बात, लेकिन 470 का सिलेंडर की बात की थी, आज 1200 पहुंच गया। और मेरी बहनों, अब मैं क्या बोलूं? उस दिन कहा था कि गैस का सिलेंडर 470 पहुंच गया है, 10 साल पहले कहा था। और अब की बार जो वोट देने जाएगा तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, ऐसा कहा था। और आज गड़बड़ में बोल देना कि अगले बेटे जब मुसल कहने कैसे पीछे हट जाए, और आज अगले बेटे जब मुसल पीछे चल गया, आज अगले बेटे जब मुसल पिछले चल गया, और यू गणेश को जाके झंडा छोड़ बैठ पहुंचा कि मेरी बहनों, बतेरी मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिले होंगे, खाली पड़े होंगे, उनके घरों में 1200 रुपए उस गैस के सिलेंडर को भराने का नहीं होगा। जब तो थरकन देना, उन्हें खाली सिलेंडर जब घर में उठा थक गया और वे तो प्रणाम करके देना, हाथों में खाना बदल देना। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा है पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस गणेश कोटियाल को आपके बेटे को जीतने नहीं देना चाहती। लेकिन गढ़वाल की जनता, इस संसदीय क्षेत्र की जनता, कोटद्वार से लेकर रामनगर और बद्रीनाथ तक
इस संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश पोड्याल को हारने नहीं देना चाहती। इस कसमकस में ये चुनाव आज, जबकि वोट पड़ने के लिए 5-6 दिन बाकी है, ये चुनाव आज ऐसी स्थिति में आ गया है। और मेरा विश्वास है कि गढ़वाल की जनता निश्चित रूप से मुझे हारने नहीं देगी। गढ़वाल की जनता की जीत निश्चित होगी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कोटद्वार में हमारे बहुत से पूर्व सैनिक भाई थे। अरे भाई, मेरे भाई लोगों, पूर्व सैनिक भाई, हम तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। मैं बोलना चाहूँ, तुम बहुत सौभाग्यशाली है कि तुम कांग्रेस टाइम पर भर्ती हुए और तुम ये समाना हकदार है जो सम्मान आज हम और पार्टी में तुम देने से तुम समाना हकदार है। और भाई आप खोल के फैसला करा, कांग्रेस टाइम पर भर्ती हुए और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण जवानी समय तुम बॉर्डर पर निकाले और वे तो वजह से आज पेंशन लेकर समाज में जिंदगी जीना चाहे। और तुम्हारी सुखी हो रहा कि तुम्हारा नौना नाती, हमारा नौना नाती कभी वो भी ऑर्डनरी कैप्टन बनकर रिटायर होना, वो भी पेंशन लेकर होना। लेकिन जब बड़ी सही बात तो सोचा कि अगर यह सरकार रह गई तो आज से 20 साल 25 साल बाद क्या हौलदार सुधार ऑर्डनरी कैप्टन बन करे, क्यों दवाई बंद करेगा, क्यों दवाई बंद करेना। और जब यूं दवाई बंद करेना तो जो गणेश पोड्याल तुम्हारी वकालत कौन सा, अगर ये गणेश पोड्याल के अगर पूर्व सैनिक भाइयों का सुना दिला लो, जो गणेश पोड्याल संसद में जाके ये जो भर्ती बंद कराई थी, भर्ती के खुराक में आपको वादा करूंगा। आज हमने जरूरत क्या था, हम वो था पहले कि भाई हमारे नाम दम उनका कठिन अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो हम अपना नाम तो फौज में भेजना दम नाम समाज था। और जब कुछ होते कि व्यक्ति ऊंचे करना चाहते हम फौजों को भर्ती करना था। आज कोई नहीं देखेंगे कि नहीं देखेगा कि नहीं कि उनसे मान लेगा कि सरकार हमारे को सबंध करे क्या चाहना है। यह आप निवेदन कर जाना छो क्या 1 रैंक वन पेंशन लागू हो गए और जैसे मिलोगे ना 1 रैंक वन पेंशन 2013 अंतरिम बजट में कांग्रेस के देन कांग्रेस वे पूरी अंतरिम बजट में निर्धारण करके गए तब जाके ये सरकार वो अधूरा 1 रैंक वन पेंशन देंगे। हर जगह पर सरकार समाज से आघात करे। ओपीएस 1 जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो भी बंद करें, क्लास 4 नौकरी बंद करेंगे, तमाम सरकारी नौकरी बंद करेंगे। 30 लाख पद खाली पड़े थे, ऊपर भर्ती वाली जितना पद निकलना है ना पूरा पेपर पहला बजाना है और पर्चा पहले लीक बजाना है, पेपर पहले लीक बजाना है ना अगस्त नौकरी बची है ना। आपने पता है इन्होंने विधायक को आरोप लगाया कि 20-20 लाख में एक नौकरी 20-20 लाख में देगी। मंत्री पर आरोप लगाया कि हम ही बोला था ये बीजेपी विधायक होना था ना। और इसी भी होना बात अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति ने बोली चाह अभी फॉरवर्ड करो तो आम्बेडकर साहब की जो जयंती वो जुलूस होना था, बिल्कुल समय फूल माला चढ़ा है। तो फिर एक बहन बीजेपी कार्यकर्ता रहे वो जब मत रही उनकी का फोड़ा उन्हें आंखा खोड़ नहीं था, आंखा खोड़ नहीं था। तो चेयरमैन कम बैठा तो मेरे भाई बीजेपी जरूर सोचा नहीं देगी तुम सच्चा मेरे करनी चाहिए। ये तो भाई बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो जयंती था नाम जरूर से ये भी फूल माला चढ़ाना पाया पर भूलो मतलब ये था कि फिर भी किस्मत अच्छी थी ना कि जो भूमों तक हो गए पर क्या थोड़ी दूर है पता नहीं आप भूल फूलेगी ना और किरा आने ही बात अफसोस नहीं है। वो भी हमारे भाई से ना हम कांग्रेस एक नीति हुई वो था कि सब हम एक साथ चुनाव का ठीक से कोई बीजेपी हो कोई कांग्रेस हो, लेकिन चुनाव का बाद सब भारत आ गए। बीजेपी को बोल रहा कि कांग्रेस भारत ये संकीर्णता है और कांग्रेस बोल रहा कि विपक्ष युक्त सत्ता प्रणाली बिना विपक्ष का सत्ता नहीं चलती। बोले गए कि निंदक नियम रखिए, अगर कोई निंदक नजदीक नहीं हो रहे तो तानाशाह हो जाएगा। ये वजह से मजबूत विपक्ष की जरूरत है हमारी ये नीति है। हम कैसे मुक्त विचार में भारत से हम चाहना कि सब भारत का लोग सब एक अच्छे ना और संयुक्त समाज अधिकार था वो में पक्ष की होना चाहिए और विपक्ष की होना चाहिए। सनातन धर्म में क्या चाहिए लोग धर्म में बात कर दें लेकिन आधार में काम कर दें। धर्म में बात क्या था हमारे सनातन धर्म में बोले गया कि इयम ने परावेती गणनाम लघुचेतसाम विशाल हृदय नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये सनातन में बोले जब ब्राह्मण के घर में पूजा बोलूंगा
तो पंडित जी पूजा करना बात क्या बोलते ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में दया हो। हाँ जी रावत जी बोलते ना, इन्हें बोलते ना, ब्राह्मण जी बोलता कि जय जय राम पूजा करा सिर्फ उसी का कल्याण हो, बात होता नहीं बोलते ना। तो ये जो बात है कि सभी का कल्याण हो, प्राणियों में दया हो, ये सनातन हमारा सनातन धर्म का आधार। और इन धर्म केदारनाथ को सोने बेचना है, केदारनाथ मंदिर सोने बेच चले। आज मंदिर बड़ी भैरव के जय श्री राम। केदारनाथ में 223 किलो सोना पर की जब बोल रहा, आज जब पकड़े गए 7 दिनों अंदर जब सोन शुरू हो गया तो पर्यटन मंत्री जी बोले कि हम कमिश्नर की जांच कराएंगे। आज एक साल से होगा, आज तक नहीं आई जांच, आज तक वो जांच नहीं आई। वीडियो करके खड़े छो, आज जब सोने की गाँव सोन शुरू हो गया तो वीडियो को बोलते होने आज मीटर कितना मुझे कहो कितना होगा, फिर पूछना तो कितना होगा। और भीतर सोने बेचना है ना, सोना घोटाला कह रहे और भैया के जय श्री राम। मेरे तीनों मेरे भूलो तुम भी घर रहे मुझे और घर को नहीं मेरे तो एक में ढाल कर अपने एक ना ये देखा बीजेपी को उनका रोल काम जरूर किसी बीजेपी का लक्षण। ये बीजेपी हो रास्ता के दो से रास्ता के काम तुम लोगों को करते नहीं गिरे जाएगा तो बचा में जाए मैं भूलो दीदो ये सिर्फ बीजेपी का लक्षण। ये जख्मी जानो छो ये तो के लेट काट जाना छे और कोर्टदार मसू बिसाड़ भेज दूं हमर सब में यो वोट फॉरवर्ड इसी बीजेपी का लक्षण। लेकिन मेरे बीजेपी भाइयों अरे जय सुनता रे खाना वाली ने गणेश बोला उठन सुनता है, ये बात को ध्यान रखें। हमारे सभा में तो तुम झाड़ में जाते हैं और जय सुनता रे खाना वाली ने बचन सुनता है, ये बात को ध्यान रखें। आज क्या बोले सोनी हाँ तो छोड़ा जो 2 मिनट बैठ जा यो तुमसे यो बहुत मजेदार बात बताओ सुनो कि मंदिर में भीतर सोने बचना छे ना और भाई के जय श्री राम तब घर में तो रहे छे ना घर में नहीं उन्हें झाड़ू गिरा देखिए हमारे झाड़ू गिरा जो झाड़ू गिरा वो फिर क्या बोलते हैं बोला झाड़ू गिरा देखिए छे ना झाड़ू गिरा किचन में जाके रसोई में जाके चुपचाप धूप पे जाने ना जोर से धूप पे जाने ना और जेल में कहीं को जाए जो ऊपर जो चढ़ बैठ देना आंख बंद करके इधर का झाड़ू गिरा छिड़े हो जो यूं झाड़ू गिरा उससे सावधान रहे। आज हमारा श्रीनगर में हमारा बहुत ही आदरणीय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी आया था, योगी आदित्यनाथ जी आया था। हमारे हो सके मेरे उम्र में भूरा वाला विधायक की जानकारी से नीचे नीचे उम्र में बड़ा सिने छोड़ सिना, लेकिन भूरा दल जो भी वाला कि हमारा सौभाग्य था कि जब भी उत्तर प्रदेश बड़ी लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश और नेतृत्व तो हम कह गोविंद वल्लभ पंत जी कह रहे, हेमंत नंदन बाबू जी कह रहे और सीपी गुप्ता जी कह रहे, वही बात नारायण तिवारी जी कह रहे और आज हमारे योगी जी का मुझे खुशी की बात है आज प्रचार में अच्छा। लेकिन योगी जी मुझे एक दिन पहले छोड़ा आपके क्या होता कि भाई देखा तुम्हारी इच्छा तो नहीं रही भली, बिल्कुल नहीं रही भली कि तुम गणेश को जाओ सामने दूसरा में प्रचार करो बढ़ाया नहीं रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये पार्टीगत मजबूरी रही तुम्हारी कि तुम्हारा बीजेपी प्रचार करना पड़ा श्रीनगर में। और आए थे तो कोई आपत्तिजनक बात की सुनी बोले मैं उन्हें आभारी हूं और पार्टीगत बात बोले, लेकिन एक बात बताओ जानो तुम्हें कि योगी जी गोरखनाथ बाबा से ना आगे गणेश हो जाओ केदारनाथ बाबा से तो योगी जी तुम्हारा मेरा रिश्ता से भी रिश्ता तुम्हारा मेरा
एक रिश्ताच्या तुमच्या गुरु गोरखनाथ बाबा केला आणि गणेश गोल्याचा केदारनाथ बाबा केला 6.5 साल निर्वियोग तपस्या करी 6.5 साल अध्यक्ष रहो और कोई इन बोल सकता कि फिर एक पैसा भी लोग पीएडीए देव तनखा देव जबकि वो मान्य पर लोग सेवक है मिल लोग नरसिंह मंदिर बनवाए मिल पेंशन मंदिर बनवाए मिल सोचे कि भगवान हमने ही मौका दिया था कि जय जी स्थापना आदि शंकराचार्य जी करी जा वही परंपरागत प्रिय संतान गणेश हुई बोल भाग आज विश्वास सेवा कर योगी जी का और तुमने भी निस्वार्थ सेवा कर रही गुरु गोरखनाथ जी की जयंती फला तुम कर मैं तुमने भी दुई रस्ता चली होगी जी एक तो हम गुरु भाई साहब कि भाई एक ही पंथ का दुई व्यक्ति थे ना एक गुरु गोरखनाथ बाबा चेरा चेरा केदारनाथ को चेरा चुए तुम गुरु भाई साहब और दूसरा रिश्ता ये होता कि हमारे खूनों रिश्ता था खूनों रिश्ता ये होता कि हम यहाँ पहाड़ा लोग वो हमारे खूनों रिश्ता मैं तुमको कोई अब सब नहीं बोल चाहूँ मैं तुमको कोई बात नहीं बोल चाहूँ कि तुम्हारी शोभा में कोई कमी हो ये कि तुम आया थे तो तुम बीजेपी प्रचारक भले थे लेकिन हमारे भी मेहमान थे और अतिथि देवो भव तुम अतिथि ग्रुप में ऐसा हमारे भगवान का स्वरूप है लेकिन एक बात सुन लिया चर्चा इंचार्ज बीजेपी के नेता नहीं इंचार्ज था कि त्रिवेंद्र रावत जीते मुख्यमंत्री हटवाड़ में इन्होंने बोल सी बरुण जी ये जो दिल्ली में बैठ कर जा रखते ना तो योगी जी तुमसे खबरदार करो छो कि तुम जो हमारे कड़ों को जिले की पूर्व से तो निकला देवेंद्र रावत जी हटोड़ में इधर मेहरबानी चाह तीरथ सिंह रावत जी चिवटगढ़ में इधर मेहरबानी चाह और आप तुम लोग इनकी को अच्छे के जो उत्तर प्रदेश में ऐसे का फैलने कोशिश दिला बड़ा बड़ा जाड़ों करना चाहिए ना वो अभी उम्र की ना दूर चल तभी तुमका आगाज समझा आज श्रीनगर को वरुण जी बोला था कि कांग्रेस जो सीडीएस बिपिन रावत जी सम्मान निकाल अरे भाई कांग्रेस लोग तमगे उत्तर श्रद्धांजलि देने पड़े कि जब दिवंगत हुई ना और वरुण जी तुम आज जाना से सरल श्रद्धांजलि देने को जब तुम वोटे दो अगर तुम वाकई जनप्रतिनिधि छाया तुम वाकई जनप्रतिनिधि छावा 6 साल तुम एक स्थान तो रहा और तुम अगर जनप्रतिनिधि छावा तो तुम वहां जाना जब दिवंगत हुई ना आज तुम्हें पिछाड़ी जाना है आज तुम्हें कोई जरूरत जाना है तो सवाल ये कि जनता ये बात होता सब समझे मैं पूछना चाहूँ छू करूँ जी तुम बोला छे कि गढ़वाल का विकास अब मेरी जिम्मेदारी होगी आज तक 6 साल इंसान तो चला तो ये स्वर्गुण ठिकान में क्या तुम्हारा हाथ बने था क्या तुम्हारा हाथ बने था गर्भवती चेयरमैन से तुम्हारा हाथ और आज जब तुम लोकसभा चुनाव लड़ना है तब जाकर तुम बात बोला छे फिर बौर गाँव 2 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर सिर्फ बौर गाँव गो देचो बरोबर बौर गाँव हालत क्या था कि सुरण धरतो बोल बड़ी हालत है गोदार बार कर भूले सुरण धरतो बोला और वो निर्वटी नवा कहला बच्चे निर्वटी बोल ये तो बोल में भी नहीं चल जब वो भड़क होने पर बोल नहीं ये बौर गाँव में कहूँ तो वे बौर गाँव नहीं लोग मित्र बोले अरे साहब वो पर बोल निर्णय घोषणा करने वाले निर्वटी गुड़ के लिए जनप्रतिनिधि काम से तो सवाल ये होता कि आज जो सब बातों पर ये जनता का मंडल में निश्चित रूप में चलता है वो भी आके कर और हम भी आके करना था कांग्रेस पर आरोप तो बने कि वंशवाद अरे भाई जैन परिवार ये देशों को विविध परिवारों को कुर्बानी दिए थे उन पर वंशवाद आरोप की जगह सकते तुम और तुम्हारे नेता अगर क्यों करके बाहर छोड़ देना पड़ता उनके कर बाबा को क्यों करके बच्चे अगर तुम्हारा वंश नहीं बाढ़े तो कांग्रेस से कर क्यों करके तुम सवाल करा वैसा तो तुम्हारा वंश बढ़ गया अरे भाई हम सब राजधानी अब तुम हिंदी बोल रहे तुम हिंदी बोल और तुम बोले तो जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें कर कहना चाहता हूँ कांग्रेस पे वंशवाद का आरोप लगा था वंशवाद क्या है हमारी दिवंगत नेता इंदिरा जी ने पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के 2 टुकड़े किए एक काबिल नेता थी और उस काबिल नेता ने 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद जब हिंदुस्तान ने और एक राज्य से अलगाववाद की बातें उठी तो उसका डटकर मुकाबला किया उन्हें पता था कि इस अलगाववाद के
इस अलगाववाद की आग में वो झुलस सकती हैं। उनको तमाम एजेंसियों ने आगाह किया कि आपकी हत्या हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं किसी कौम का नाम लेकर किसी को अपनी सुरक्षा से अलग नहीं कर सकती। मुझे देश के प्रत्येक लोगों पर विश्वास है, और अगर मेरी हत्या होती भी है तो मुझे विश्वास है कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को प्रेरणा देने का काम करेगा। ऐसी बात रही होगी। उनके बेटे ने इस देश के खातिर, राजीव जी ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। उनको तुम वंशवाद कह रहे हो, और मैंने कहा ये कि भाई अगर उनका भी वंश चलता, हमने मना किया था कि आप शादी करके पत्नी को छोड़ दो, हमने तो नहीं बोला, कांग्रेस ने तो नहीं बोला, मैं कह ही रहा हूं। अगर कांग्रेस ने बोला तो उस बात को मैं बता दूं भाई। आज बलौनी जी कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल प्रधानमंत्री जी को गाली कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बलौनी जी, गणेश गोदियाल का एक भी शब्द अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए निकला हो तो उसको सार्वजनिक करिए। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और आदर के साथ पूछ रहा हूं, और इसलिए पूछ रहा हूं कि जनता चाह रही है कि हमारे हितों के सवाल पूछे जाएं, इसलिए पूछ रहा हूं। सवाल पूछना गाली नहीं है बलौनी जी, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, और अगर मैं गाली दे रहा हूं तो उसको सार्वजनिक करिए। मैं गाली की और प्रश्नों की परिभाषा को आपको समझा दूंगा कि प्रश्न क्या होते हैं और गाली क्या होती है। तो इसलिए धर्म की बात करते हैं कि हम हैं धर्म के ठेकेदार। मेरे भाइयों, ये बोलते हैं धर्म खतरे में है। सच्चाई ये है कि धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है, और जब जब इनकी कुर्सी खतरे में होती है ये धर्म को आगे कर देते हैं। धर्म के बारे में ये क्या सिखाएंगे हमको? हमें धर्म के बारे में भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए उस वचन पर विश्वास है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से कहा कि हे भारत, अर्जुन का दूसरा नाम भारत है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अवतार दूंगा। ये कहा है, वचन दिया है। तो हम भगवान कृष्ण के गीता में दिए गए उस वचन पर विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के इन ठगों पर विश्वास करें? आप बताइए, किस पर विश्वास करें? गणेश गोदियाल का विश्वास गीता में है, गणेश गोदियाल का विश्वास भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए वचन पर है। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वास्तविक रूप में अगर खतरा है तो हमारे रोजगार पर है, अगर वास्तविक रूप में खतरा है तो हमारी अस्मिता पर है, और हमारी अस्मिता अंकिता भंडारी के रूप में जो कुर्बानियां हुई हैं उस कुर्बानी को एक सजग करने का प्रयास हमें बनाना होगा। हमारी अन्य बेटियों के लिए उसकी सुरक्षा करने की हमें आवश्यकता है। अंकिता भंडारी तो एक आइकॉन बन गया है तमाम ऐसी बेटियों का जो इस प्रकार के हितों की दृष्टि से अपने जीवन को समाप्त कर चुकी हैं। ममता बहुगुणा का केस है, एक बेटी नेगी, पिंकी नेगी, वो केस सामने है। हरियाणा का केस आपके सामने है, जहां भारत के लिए ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने उनका यौन शोषण किया। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि भारत की बेटियों पर आपके नेताओं ने लगातार हमले किए, उनका शोषण हुआ, लेकिन आप अपने नेताओं को बचाने में रहे बजाय की बेटियों को बचाने के लिए। और मैं मानता हूं कि भारत की सरकार निर्दलीय सरकार है। अगर इस सरकार की जड़ होती, इस सरकार की भी बेटियां होती, तो इनको बेटियों का दर्द पता होता कि बेटियों का दर्द कैसा होता है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग संसद में 10-15 साल से जो मौन हमारा छाया हुआ है, गढ़वाल के उस मौन को पढ़ें। मुझ पर आरोप लगाते हैं कि गणेश गोदियाल हिमालय पुत्र हेमवती नंदन से बहुगुणा जी से अपनी तुलना कर रहा है। मेरे भाइयों, तुलना करना आपका काम है, मेरा काम उनके पद चिन्हों पर चलना है। मैंने ये कहा है, जब मैंने इस चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो मैं भुगानी गया, मैंने बलौनी जी को रोका था तुम मत जाओ, तो वो भी जाते। लेकिन गणेश गोदियाल वहां गया, भुगानी ने बहुगुणा जी की मूर्ति को माला चढ़ाकर मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे मां मानव, मुझे भी वो आशीर्वाद दे जो शक्ति तुम में थी कि इस जनता के लिए जो अलग जगाने की ताकत आपने थी, वो शक्ति मुझे भी थी। तो आपको किसी ने रोका था? बोलते कि गणेश गोदियाल की तुलना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये तुलना करना और इसको बताना कि मैं किस हद तक पहुंचा हूं, ये आप लोगों का काम है।
एक व्यक्ति मुझे मिले, एक व्यक्ति 21 वर्ष के हैं, उन्होंने एक दिन फेसबुक में डाला कि वो बरूनी जी को मिलने दिल्ली गए और बरूनी जी ने कहा कि भाई मैं नहीं मिल सकता तुमको। तब तक मैं परसों उन्हीं के गांव गया था, कोट विकास खंड में। जब मैं वहां गया तो वहां जाने के बाद उन्हीं के गांव के लोगों ने कहा कि साहब हम आपको वोट देंगे, ये पोल हम आपको करके देंगे। मैंने कहा कि भाई मैंने सुना कि ये तो उनका पोल है। उन्होंने कहा पोल हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक छोटी सी सड़क की समस्या थी और हम जब ये सांसद से दिल्ली गए, पहले तो कई दिन तक ये मिले नहीं, वहीं थे पर मिले नहीं, और जब मिले तो तब उन्होंने कहा कि भाई ये छोटे मोटे काम मेरे पास बताओ, मैं बढ़ा लेता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई का करे करवाए। छोटे बड़ा काम, छोटा बड़ा क्या होता है? एक हरिद्वार के कार्यकर्ता बीजेपी के मुझे मिले, उन्होंने कहा फोन किया उन्होंने मुझे, उन्हें फोन करके कहा गोजाला जी एक बात आपको बतानी है। मैंने कहा बताओ। बोला मैं बरूनी जी को मिला था और पहले दिन तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे किसी को नहीं मिलता। दूसरे दिन जब उनके हेडक्वार्टर हम गए तो मिले और उन्होंने पूछा कहां से आए हो, तो हमने कहा कि हरिद्वार से आया हूं, उत्तराखंड से आया हूं। तो बोला बरूनी जी ने यह जवाब दिया कि भाई उत्तराखंड की तरफ फिर तकिया लगा के सो गया हूं, मेरे को मिलना मत। और मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है कहावत कि तकिया, किसी राज्य के प्रति तकिया लगा के सोने का अर्थ क्या होता है, मैंने पहली बार सुना। तो आदरणीय बरूनी जी, इस प्रदेश के प्रति आपका प्रेम कितना है, इन सब बातों से जाहिर होता है। मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि भाई एक बात बता, तुम मुझे ये बात बता रहे हो, दो लोगों के बीच हुई बात को बताना ये भी न्याय संगत नहीं है, तो क्या ये अधिकार तुम मुझे दे रहे हो कि मैं इस बात को बता सकूं? उन्होंने कहा कि मैं बता ही इसलिए रहा हूं कि बात आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति हैं, और तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत समय हुआ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं, आपके आशीर्वाद से ये गणेश गोदियाल अगर संसद में पहुंचा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी आवाज को संसद में मजबूती से उठाऊंगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करूंगा, और भारत के लोग, भारत की तमाम जनता ये महसूस करेगी कि गढ़वाल का जो व्यक्ति यहाँ सांसद बन के आया है, गढ़वाल में क्या ताकत है, इस बात का एहसास मैं संसद में कराऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। आपको बदलाव दिखेगा, आपको हर रूप में बदलाव दिखेगा। आदरणीय हमारे बड़े भाई नेगी जी ने कहा कि गणेश गोदियाल जी को हम जब चाहेंगे हाथ पकड़ के काम कराएंगे। आदरणीय बड़े भाई, यह अधिकार आपका है, यह अधिकार कोटद्वार की जनता का है कि आप जब भी ऐसी अपेक्षा मुझसे करोगे कि सांसद के रूप में मुझसे कोई अपेक्षा आपकी हो, गणेश गोदियाल हमेशा आपको अपने साथ खड़ा नजर आएगा। और मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा प्रत्येक भाई, मेरी प्रत्येक बहन 19 तारीख तक स्वयं गणेश गोदियाल समझना। मेरा निवेदन है आप लोगों से, अगर आप चाहते हो कि गणेश गोदियाल वहां तक पहुंचे तो मेरी प्रत्येक बहन कम से कम 10-10 अपने रिश्तेदारों को, सास बुआरी, ननद भोज, गिरान जिठान, बेटी बोई, सभी दें जो भी तुम्हारे रिश्ते थे ना, 10-10 अपने रिश्ते में फोन करके मेरे बड़ा आशीर्वाद मांगे। और यही काम मैं अपने भाइयों को आज सौंपते जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नेगी जी के नेतृत्व में आप सब लोग इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से ऐसी बड़ी जीत मुझे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जितनी इनकी सरकार बची है अभी राज्य में, ये काम करने पे सोचे। कोटद्वार में आपदा आई, आया कोई, किया कुछ, तटबंध बने, क्या चाहते हो बनने हैं? तो इस गणेश गोदियाल को जिताइए, मैं वादा करता हूं कि मैं बनाऊंगा। ये जो बालम नदी पर आगे पुल टूटा हुआ है, कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए, आज तक DPR नहीं बनी, मैंने सुना। क्या चाहते हो, वो पुल बनना है? गणेश गोदियाल को जिताइए। गणेश गोदियाल को जिताओगे तो नेगी जी ने इस बात की गारंटी ले रखी है कि गणेश गोदियाल का हाथ पकड़ के काम कराएंगे। ये हक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये हक नेगी जी को दे रहा हूं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गणेश गोदियाल समझिएगा, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। कोटद्वार की जनता बुद्धिमान जनता है, बौद्धिक समाज है, हर रूप में जानता है, और ये बौद्धिक समाज पूरे प्रदेश को, पूरे लोकसभा क्षेत्र को दिशा देने वाला समाज है। इसलिए मेरी उम्मीद आपसे ज्यादा है।
साथ साथ में बहुत अधिक न कहते हुए मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आजकल नवरात्रि भी चल रहे हैं, समय समय पर मेरी बहनों ने अपनी घर में जाके दिया बाती करनी होगी, तो नवरात्रों की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान और भगवती से प्रार्थना है कि भगवती आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और निश्चित रूप में नेगी जी, मैं जब विधानसभा का चुनाव 200 वोट से आ रहा है, मैं भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं जब अकेला रहता था, अकेला कोई मेरे साथ नहीं, मैं परमेश्वर से पूछने की कोशिश करता था कि परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के तमाम गुण मुझ में हैं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं परमेश्वर से पूछता था। परमेश्वर ने जब मैं पूछा तो उस समय तो कोई ऐसी बात जवाब मुझे दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर ने कहा कि गणेश इंतजार कर, तेरी जगह और बड़ी जगह पर है तेरे लिए। और मुझे लगता है मैं बद्रीनाथ विधानसभा में गया, केदारनाथ विधानसभा में गया, वहां से नीचे रामनगर तक गया, पौड़ी की तमाम विधानसभाओं में गया, देवप्रयाग और नरेंद्र नगर गया, कोटद्वार आया, और जिस प्रकार से आप लोगों का प्रेम आपके चेहरों पर झलकता हुआ समर्थन का आशीर्वाद मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपके चेहरों से, आपकी नजरों से मुझे वो जवाब दे दिया है कि गणेश तेरी जगह दिल्ली में हमें निश्चित कर रखी है। और मैं आपको बता दूं, कल राजनाथ सिंह जी कल या परसों बच रहे थे, उन्होंने बरौनी जी को ये कहा कि इनको जिताइए, और आप सांसद को वोट नहीं दे रहे हैं, आप किसके लिए वोट दे रहे हो आप समझ सकते हैं। उनका इशारा था कि ये मंत्री बनेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कल शाम को ही नीलसन और दैनिक भास्कर का एक संयुक्त जो सर्वे है वो आया, और उस सर्वे में ये आया कि 336 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 336 जिन भाइयों को भी वो सर्वे देखना है, मैंने उस सर्वे का अपने फेसबुक पे डाला हुआ है, उसको खंगाल के देख लीजिएगा। 336 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और शायद भगवान को एक मंजूर था कि गणेश गोयल, फिलहाल तूने उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं, तूने भारत की संसद में बैठना है, वहां सरकार बन रही है, तो आप उसका समझ सकते हो कि गणेश गोयल अगर यहाँ से जीत के जाता है, और जैसे कि सर्वे रिपोर्ट है कि वहां हमारी सरकार बन रही है, तो गणेश गोयल का स्थान आप लोगों के आशीर्वाद से क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं मेरे भाइयों, हम गढ़वाल में बोल दू, उनकी 6 भाषा जान दो, 6 भाषा, मैं 6 भाषा में भाषण दे सकूं, मैं गढ़वाल में भाषण दे सकूं, मैं हिंदी में भाषण दे सकूं, मैं इंग्लिश में भाषण दे सकूं, मैं मराठी में भाषण दे सकूं, मैं गुजराती में भाषण दे सकूं, और भोजपुरी में भाषण दे सकूं, भोजपुरी में। लेकिन अपने भाइयों का बीच है, अपने भाइयों का बीच में गढ़वाल में बहुत पसंद करो, और बीजेपी को चलाओ निशान अरे गणेश गोयल पढ़े लिखे नहीं सर। लेकिन मैं बता दूं बीजेपी भाइयों, मैं पढ़े लिखे क्यों छोड़ा, मैं तुम तभी पढ़ा दूं, जय विषय में चाहना आज तुम्हारा नेता उसे बता दिया कि गणेश गोयल वो सर कि जो दौड़ खाए हो जाकर जब तुम चाह जाओगे, तुम्हारा नेता होने दौड़ के काम तुम्हारा तमाम नेता ये गणेश गोयल गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में ढंग से न चाहिए आराम से बाकी न चाहे बच्चे से वो घुटा से कि वो अपने जाओ दौड़ ठोकने बजा देके वो अपना कमर तोड़। तो आप सब लोग गणेश गोयल खुद पसंद है। मैं आपसे वादा करूँ, कांग्रेस अब वादा करने से कि हम तुम्हारी बेहतरी देगा, हम ओटीएस लागू करूंगा, हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा, हम ये जो अग्निवीर योजना चाहे कि वह अग्निवीर 75 साल पुढे जी आप फुकट मांगा कि मुझे दे दो एक मौका और हमारे साथ सवाल बना ना कि 22 साल में तुझसे ये सूख घर जो अन्याय है, और ये मैं खिलाफ चाहूँ। हमारा वादा करनी चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना बंद होगी, फौज में रेगुलर भर्ती होगी, जो कांग्रेस पार्टी वादा करेगी। कांग्रेस पार्टी वादा करनी चाहिए कि हम जो हम साथ न्याय करूंगा, हम 35 लाख के भर्ती को खाली पर्चियों पर एक साल में पूरी करना, आज जो बच्चा फिर भी बच जा रहा वो चाहे 1 साल की ट्रेनिंग देके अप्रेंटिसशिप करा के वो तो प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक नौकरी होगा। 5 करोड़ राशि ऊंचा नीचे की रोजगार करने की समझ आती। अरे भाई रोजगार मिलो ना, तुम 50-100 करोड़ राशि ले सकते हैं, वही 5 करोड़ राशि जब पकड़ना हो जाएगा ना, वो गाँव लोग इनके गाँव आता मोर गाँव 100 ऊपर जाओ डाले जाओ
भाई नीचो 5 के बाद से मैं तुम ठीक है खोया वही बात का समझे कांग्रेस सरकार पर 1000 रुपया अगर बैंक बैलेंस है तो 5 साल में 2000 बन से और आप जो तो बैंक में पैसे डाला तो कटणु बैंक बड़ी पैसे निकाला तो कटणु और मैं डाला ना निकाला तो कटणु और अगर क्या 1000 से कुछ नहीं करे हुए तो 5 साल में भूल जाना 2 साल में भूल जाना चाहिए भाई 5 साल में 2000 बन था और साल 1.5 साल में 1000 की घुस बजानी तो कितना खोया कि तुम समझे आज जो 10 साल पहले 100 रुपये तेल थो वो तेल 200 पहुंच गया जो 100 रुपये दाल से वो 150 पहुंच गया बच्चों की कॉपी किताब सब में हुए क्या तेल वही छो सब में हुए लेकिन वो एक बात सरकार को नीचे 400 पार अरे भाई 400 पार नहीं तुम्हारा खाली मुड़ा बुखार 400 पार कुछ नहीं चाहिए मुड़ा बुखार पूरे तुम्हारा और ये मुड़ा बुखार दवाई आप लोग गुरुवत सत्ता की चाबी घुमाना और गणेश गोजार तुमसे वादा पहुंचा कि हमारा बुलों को आपका बच्चों को गणेश गोजार भोजन की व्यवस्था करो राहुल गांधी की बात ऐलान करी हमारे जो गरीब माँ बहन से ना वो ऐलान करूँ कि 1 साल में 1 लाख रुपया निश्चित तौर पर महीना का 8,300 रुपया आप तो समान राशि दिए जाली तो वैसे 50 किलो राशन दे सकते हैं 50 किलो राशन दे सकते हैं दाल दे सकते हैं या चौंक बुखड़े में खाली चौंक बुखड़े में और क्या चोट खाओ दिन से बोलना चाहे कि प्लास्टिक का चौंक ये भी बोलना चाहे भाई प्लास्टिक का चौंक तो कहे बोलेगा सरकार प्लास्टिक का चौंक सप्लाई करनी तो वही चले 8,300 रुपये लिया और वही में भरपूर राशन भरे चीनी भरे हैं दाल भरे हैं लूण भरे हैं तेल भरे क्या नीचे दो 5 किलो चौंक और इनके खोड़े 5 किलो चौंक तो अंत में आप सबसे निवेदन कर दूं कि आप सब लोग मेहता आप आशीर्वाद दिए सब अपने गणेश गोजार समझे और मेहता आप आशीर्वाद दिए 19 तारीख का दिन होगा और चुनाव निशान हाथ होगा सब लोग अपना अपना बूथ संभालें मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक निवेदन कि जय बूथ जीत गया वो एक इज्जत बढ़ गई सबसे मेन अपने बूथ पर ध्यान दें और जय बूथ जीते थे वही चुनाव जीते इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि 19 तारीख जब आप वोट ग्रहण को दिया ये गणेश गोजार से आप ध्यान में रखे और ये गणेश गोजार कभी भी तुमसे मायूस नहीं होने दो 19 तारीख का दिन आपका चुनाव निशान दूसरा नंबर बटन आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय उत्तराखंड अभी आपने कांग्रेस प्रत्याशी